अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इस पाकिस्तान हेल्पिंग इंडिया टू डिस्टेबलाइज इट्स ओन सेल्फ, मेजर गौरव आर्यन ताहिर गोरा। सो इस वीडियो को आज हम देख रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं। बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड मेक श्योर कर लें मेरा व्लॉगिंग चैनल साइमा पिरज़ा द व्लॉग पर मैंने व्लॉग अपलोड किया है, आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर देखिए। लिंक मैं जो है वो कमेंट में जो है वो पिन कर दूंगी ताकि आपको इजीली मिल जाए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। 1 2 3 गो। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त जर्नलिस्ट के साथ और जर्नलिज्म के इदारों के साथ वो कोई नया नहीं, मगर इस बार दुनिया में बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है कि क्या ऐसे ही होता रहेगा। रिसेंटली हमने चाइना में भी देखा, वहाँ पर तो सरकार ने ही कुछ महीनों के लिए एक सहाफ़ी को जेल में डाल दिया। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब वहाँ के मिनिस्टर साइंस हैं मिस्टर फवाद चौधरी से पूछा जाता है ये क्या है और बीबीसी उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में जो कोविड के ख़िलाफ़ बड़ी सक्सेसफुल फाइट है उस पर बात करूँगा, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। ये क्या बात है सिचुएशन? और क्या इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है या और ख़राब हो रहा है? क्या भारत इसके पीछे है, जैसा कि पाकिस्तान का मीडिया ही कहता रहता है कि हर साजिश के पीछे भारत है? ये तो खुद ही कर रहे हैं। आज इसी मौजू पे बातचीत करेंगे हम आज के खुसूसी शो में मेजर गौरव आर्या जी के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए वीडियो लिंक पर दिल्ली से। वेलकम मेजर गौरव आर्या भाई, नमस्कार। थैंक यू सर। ये बताइए कि सिचुएशन काफ़ी फ़नी भी है और ट्रेजिक भी है। आप भी जर्नलिस्ट भी हैं और एक ग्रेट सोल्जर भी हैं और आप इन सब चीज़ों को गहरी नज़र से देखते हैं। आप कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी शो में बुलाया मुझे। सर, पाकिस्तान और चाइना आपने जैसे हवाला दिया दो मुल्कों का, सर यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशनलाइज मामला है। जैसे कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो एक्शन लेना होता है, अमेरिका में भी हम कह सकते हैं कि स्नोडेन के खिलाफ आप बात करिए, विकीलीक्स की बात करिए तो अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी हैं ऐसे केसेस कि जहाँ पे हैरेस कर। लेकिन यहाँ पे चाहे वो पॉलिटिशियंस ने करा हो, चाहे कॉर्पोरेट्स ने करा हो, किसी ने भी करा हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। वो ये एबरेशंस हैं जो कि दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, नहीं होना चाहिए लेकिन होते हैं। पाकिस्तान और चाइना एक अलग मामला है जहाँ पे ये चाचा भतीजा की जोड़ी है साहब, ये यहाँ पे एक जैसे हैं। ये वहां पे वो जो जिमिंग था, वो जो ब्लॉगर था जिसको उन्होंने 8 महीने के लिए जेल में डाल दिया क्योंकि उसने ये बोला कि साहब गलवान घाटी में जो चाइना बोल रहा है कि हमारे 4-5 लोग मरे, 4-5 नहीं मरे, कई ज्यादा मरे हैं इससे। और उसके करीब 2.5 मिलियन फॉलोअर थे वीवो प्लेटफॉर्म पे, जो उनका माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, एंड ही वाज वेरी पॉपुलर ब्लॉगर ऑल्सो। तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो इज़हार राय तो है नहीं चाइना में। अच्छा, पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में मुनाफकत है। इज़हार राय पाकिस्तान में भी नहीं है लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कि है ना। तो पाकिस्तान में क्या करा कि बोला ठीक है साहब, आपको इसके बारे में एहतजाज करना है। करिए, सब लोग इकट्ठा हुए। फिर हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा सा एक लेक्चर दिया वहां पे। फिर उन्होंने जनरल रानी की बात बताई। फिर बोला कि मैं ये बताऊंगा कि किसने किसने अपने शौहर को गोली मारी थी। हम जानते हैं वो जनरल फैज की बात कर रहे थे और उनकी वाइफ ने उनको गोली मार दी थी। ये सब पूरा ड्रामा वहां पे हुआ। 24 घंटे के अंदर पता लगा कि साहब जियो न्यूज ने निकाल दिया हामिद मीर को। अब कहीं से फोन आया होगा सर, तभी निकाला, क्योंकि हामिद मीर को छोटा नाम तो है नहीं, साफ सीधी बात है। मैं हामिद मीर की राय से काफी इख्तलाफात भी करता हूँ, इंडिया के खिलाफ काफी बोलते हैं वो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हामिद मीर कोई छोटा नाम है। हामिद मीर बहुत बड़ा नाम है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, काफी जाने माने नाम है भारत में ना। कई लोग ये कहते हैं कि साहब भारत में सहाफत में प्रेशर है और कहते हैं ना डर का माहौल है। ये सब भारत में अक्सर ये कहने की बात है। तो साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, कोई डर वर का माहौल नहीं। यहाँ पे बहुत मजे से ना लड्डू खा के सहाफत होती है भारत में। आप रोज रात के 9 बजे टीवी पे आइए, मोदी को गाली दीजिए, किसी का
बाप आपको हाथ नहीं लगा सकता। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में हुकूक नहीं है, कश्मीरी, वो तो अब 370-35 से हटने के बाद उनको लगा कि अब इसमें कोई फायदा नहीं है। कश्मीरी पैनलिस्ट, कुछ सब कश्मीरी की बात नहीं कर रहा, कुछ कश्मीरी पैनलिस्ट आके रोज इंडियन आर्मी को गाली देनी, हिंदुस्तान को गाली देनी, उनको प्लेटफॉर्म मिलता था बाकायदा, हर रात को 9 बजे वो लोग गाली देके जाते थे। आज तक मेरे हिसाब से तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने अगर एक बार नाम ले लिया फौज का तो शो चली गई साहब। पिछली बार जब नाम लिया था तो छाती पे 2 गोलियां पड़ी थी हामिद मीर की, मुंह से गालियां ही निकल रही हैं मेरे, 2 गोलियां पड़ी थी हामिद मीर के छातियों पे। मतीउल्लाह को गायब कर दिया सर इन्होंने ना, मतीउल्लाह जान को ये उठा के ले गए ना, मतीउल्लाह को। उसके वाइफ गई थी स्कूल में पढ़ाने के लिए कहीं पे, उनकी बेगम, तो उसके सामने से मतीउल्लाह को उठा लिया। तो ये सब पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है सर। भारत में जब गलतियां होती हैं इसकी सुनवाई है और कोर्ट्स उसको सीधा करती हैं। पाकिस्तान में फौज के खिलाफ कौन सी कोर्ट जाने वाली है? आपने ठीक कहा मेजर गौरव वारिया भाई कि पाकिस्तान में फ़ौज के ही इदारे ज़्यादातर इस तरह की हरकतें करते हैं। भारत में हमने कभी नहीं सुना कि फ़ौज ने कोई ऐसी हरकत की हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कभी कभी अक्रॉस द बोर्ड कोई नाराज़गी का इजहार हो जाता है, या कोई इक्का दुक्का केस के बारे में कहा जाता है कि जैसे वो जर्नलिस्ट गौरी थी जी कि उनको मार दिया गया, लेकिन वो सब भी बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। ख़ुद जो मोदी सरकार के हामी हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अर्नब गोस्वामी जी, जो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो इसलिए नहीं हामी है कि वो समझते हैं कि वो मोदी सरकार के साथ है, वो समझते हैं कि वो ठीक करते हैं, उनको भी उठा के ले गए, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। भारत में हम देखते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट सुबह शाम ट्विटर पे बैठे हुए और यूट्यूब पे, अपने टीवी चैनलों पे आज की भारतीय सरकार को बुरा भला कहते हैं और वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आप तो हामिद मीर हों या इस तरह के पाकिस्तान के जो आइकॉनिक जर्नलिस्ट हैं, जो पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ आपका जैसे कहते हैं ना वो ठनी भी रहती थी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ लगा नहीं खाते थे, वो आपसे एग्री नहीं करते थे, लेकिन आप और मैं डिसएग्री करते हैं जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। हामिद मीर को बात करने का हक है, ये हक उन्हें पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में उन जैसे जर्नलिस्टों को मिल सकता है आपके ख्याल में आने वाले समय में? नहीं, देखिए साहब, मेरी और हामिद मीर की 1-2 बार लड़ाई भी हुई है ट्विटर पे, कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन ट्विटर पे मैंने कुछ बोला, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सब। और मैं हामिद मीर के साथ डिसएग्री भी करता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता, देखिए हामिद मीर को मैं डरपोक नहीं बोलूंगा, पहली चीज ये है, क्योंकि वो डरता नहीं, आदमी बेखौफ है। पाकिस्तान में बीच में शहर के खड़े होके फौज का नाम लेना, मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ ताहिर साहब कि यहाँ पे जो हमारे जो कुछ साथी है ना इंडिया में, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, वो बड़ा गिजाब, हम बड़ा सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और बड़ा एहतजाज कर रहे हैं और हम एक जिसको कहते हैं ना कि हम एक रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं। ये सब यहाँ के साथी तो बकवास करते हैं कि रेवोल्यूशन लीड करते हैं। रेवोल्यूशन सर लीड करी थी फैज अहमद फैज ने, जिसको फौज ने जेल में कोड़े मारे थे, बर्फ की सिल्लियों पे लटाए थे सर, ठीक है, राइट। जब उन्होंने लिखा था कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो लोग हैं ये, इनको यही नहीं पता कि किसका क्या किरदार है, कैसा। यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है सहाफत में इतना ज्यादा, इक्का दिक्का केस में कोई चैलेंज होगा, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है साहब कि लोग बोले कि यहाँ पे कोई डीप स्टेट है जो रातों रात जर्नलिस्ट को उठा के ले जाता है। इक्के दुक्के केस हुए हैं, यू आर राइट, और हमारे देश में भी हुए, हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मामला नहीं है। मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सैल्यूट करता हूँ सर जो ऐसी बात कह देते हैं, और मैं ये नहीं कहता वो सही कहते हैं गलत कहते हैं, मेरा वो मैं ये कहता ही नहीं कि हामिद मीर ने जो बोला सच बोला झूठ बोला, मेरा वो मौकफ है ही नहीं कि हामिद मीर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मेरा ये मौकफ है कि दैट इज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, वो बहुत बड़ी बात है वहां पे खड़े होकर फौज के खिलाफ बोलना, बहुत गुर्दा चाहिए। यहाँ पे आप इंडिया में आप टीवी पे आके आर्मी चीफ को बोलो सड़क का गुंडा है, आप आर्मी को गाली दो, आप आर्मी के बारे में झूठ बोलो, 24 घंटे आप कुछ भी बोलो, आप जेनोसिडिकल आर्मी बोल दो, आप कुछ बोल दो इंडियन आर्मी को, आपका कुछ नहीं होगा, हंसते खेलते पैसा पकड़ो, चैनल से घर चले जाओ। 10 ये फिर अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते हैं। तीसमार खान यहाँ पे लोग नहीं है, तीसमार खान वो सहाफी है पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता हामिद मीर ने सच बोला झूठ बोला, ठीक है, आई डोंट नो वेदर ही टोल्ड लाइज और टोल्ड द ट्रूथ, बट एक चीज है कि उस आदमी में गुर्दा है, ये मानना पड़ेगा, कलेजा है उसमें, दिस आई विल हैव टू एग्री।
व्यूअर्स बातचीत सुन रहे हैं मेजर गौरव आर्या की। मैं बीच में इसलिए कह रहा हूँ कि चंकिया फोरम इनकी वेबसाइट पे जाइए और बहुत बढ़िया आर्टिकल्स होते हैं, बहुत बढ़िया एनालिसिस होते हैं। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि मिस ना कीजिए मेजर गौरव आर्या के थिंक टैंक की वेबसाइट को। मेरे साथ बातचीत हम कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के जो जर्नलिस्टिक एनवायरनमेंट है उसके हवाले से। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की बहादुरी को माना। वाकई वहाँ पे इतने सख्त हालात हैं, मैं खुद उसका एक विक्टिम हूँ। मैं कनाडा में रहता हूँ, पाकिस्तान में भी नहीं रहता। यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हुए उनके सिस्टम के सुधार की बात करता हूँ। यहाँ पे मुझे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से धमकियाँ मिलती हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अभी जब ये मिस्टर आसिफ गफूर हुआ करते थे ISPR में, तो उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों की तस्वीरें दिखाई थी। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, और मेरी भी तस्वीर ऑन टॉप थी उसमें। हालांकि मैं वहाँ रहता नहीं, मैं जाता आता नहीं, मैं आप कैनेडियन शहरी हूँ, मेरे पास सिर्फ कैनेडियन सिटीजनशिप है। मैंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप को भी छोड़ दिया। इस हद तक वो चेज़ करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है, अफसोस की बात है। वाकई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की उस स्ट्रगल को आप सलाम कर रहे हैं। आपने कहा कि ये बेहतरी होती नज़र नहीं आती। क्या इंटरनेशनल दबाव पड़े तो कुछ हो सकता है बेहतरी हो जाए? सर, इंटरनेशनल दबाव पड़े तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है सर, ये मैं मानता हूँ। इंटरनेशनल दबाव पड़े, ये अपने हवाई अड्डे दे देंगे, ये अपना मुल्क दे देंगे, ये उनको राहदारी दे देंगे, कराची से लेकर तोरकम तक। अगर दबाव पड़े तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पैसा और दबाव दो चीजें हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं। वो रेमंड डेविस ने गोली मारी थी सर, वो 2 पाकिस्तानी शहरियों को, इन्होंने पैसा लेके छोड़ दिया उनको। तो ये पाकिस्तान में एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारा कानून है, ये हमारा आइन है, हम इस पे अड़े हुए हैं, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम इससे हिलेंगे नहीं। पाकिस्तान में ये थ्योरी नहीं है सर। जिन्होंने सर मजहब का सौदा कर लिया, फिर आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि अगर इनको एक बार अमेरिका बहादुर ने फोन करके बोल दिया कि भाई ये इनको, अगर इमरान खान को प्रेशर पड़ गया एक बार अमेरिका से, ये हामिद मीर को उठा के सर वजीर बना देंगे कल। आप ठीक कह रहे हैं, हामिद मीर इस पोजीशन में रहते हैं। कई गवर्नमेंटों में ऐसा इम्कान पैदा हुआ कि उनको मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी बनाया जा सकता था, लेकिन उनको महसूस हुआ कि वो एक आइकॉनिक एंकर के तौर पर ज़्यादा पावरफुल हैं शायद। अभी रिसेंटली, यानी करीब 1 महीना पहले, शायद लेस देन अ मंथ की बात है, कि जब अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बहुत ही बुरी सूरत हाल है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। मैंने कुछ 6 महीने पहले आलमोस्ट असद अली तुर्क का इंटरव्यू किया था, जब उन्हें बहुत बुरी धमकियां मिली थी। अब तो वो बेचारे बहुत बुरी हालत में हैं। तो वो भी यही कहते थे कि भाई हमारे लिए जीना और काम करना नामुमकिन है। तो इस सारी सूरत हाल में जब अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी कहते भी हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर भी वो पाकिस्तान पे दबाव क्यों नहीं डालते, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों दबाव नहीं डालती, जबकि हर जगह जो भी सहाफ़ती आज़ादी के इदारे हैं दुनिया भर के, वो ये वावेला भी मचा रहे हैं कि ये बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन कहती क्यों नहीं सरकारें? क्या वजह आपको नज़र आती है? सर, अपने सबके अपने मफाद हैं। अमेरिकन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। वो अमेरिका वही अमेरिका है जिसने ड्रोन से पाकिस्तान में बारातों की बारातें साफ कर दी सर, ट्राइबल एरियाज में। जब ड्रोन अटैक करते थे ये लोग, पाकिस्तान से ही ड्रोन टेक ऑफ करते थे, पाकिस्तानी को पता ही नहीं था कि हमारे बगल से ड्रोन टेक ऑफ कर रहे हैं। 10 साल के बाद इनको पता लगा। तो खैर, बात यह है कि अमेरिका तब करेगा जब अमेरिका को ठीक लगता है, जब अमेरिका को थोड़ी सी चाबी घुमानी पड़ेगी। अब कैसे अमेरिका अब करेगा सर? आने वाले कुछ दिनों में, अगले 5-6 महीनों में, जब अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलना होगा। क्यों ह्यूमन राइट्स के बारे में बोला, पहले क्यों नहीं बोला? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो पाकिस्तान में 72 साल से हो रहा है। अब FATF की भी बात होगी, अब ह्यूमन राइट्स की भी बात होगी, अब माइनॉरिटीज की बात होगी। ये जितने भी मुल्क हैं, ये पाकिस्तान से हिसाब मांगेंगे ह्यूमन राइट्स का। मांगना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि लगातार दर लगातार मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पाकिस्तान में बेसिस चाहिए तो पाकिस्तान की फिर बाहर मारना शुरू कर दें। वो फिर ब्लैकमेल है, और ब्लैकमेल मुल्क करते हैं सर। और ठीक है, मुल्क के मफाद में जो है वो ठीक है, और ये चीज है। बट पाकिस्तान जो है सर, मैंने एक बात नोट करी है, इट इज द मोस्ट ईगर कंट्री विच इज विलिंग टू बी ब्लैकमेल्ड। कुछ मुल्क होते हैं जिनको आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। यहां पे उल्टा है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को कुछ बोला तो फिर, जैसे किम जोंग है सर, मुझे नहीं लगता कि जितना प्रेशर नॉर्थ कोरिया पे है और दुनिया में किसी मुल्क पे होगा सर, जितना नॉर्थ कोरिया में। वो जैसे भी हैं सर, बुरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन बेखौफ हैं सर। वो
वो पागल आदमी है किम जोंग, तो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी वो बेखौफ है। ही इज फियरलेस, वो पूरी कौम उसने वैसी बना ली है, रोबो टाइप की। अब मैं आता हूं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो भी होता है ना सर, ताहिर साहब, जो भी होता है पाकिस्तान में, उससे एक जो ऑब्जर्वर है या कोई एनालिसिस कर रहा है, तर्जिया कर रहा है, उसको ऐसी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि द पाकिस्तानीज आर लुकिंग फॉर अ डील, इसमें कोई बात बन जाए हमारी। मतलब वो कोई जज्बा, कोई जुनून, या कोई जिसको कहते हैं ना, कोई मोरालिटी के ग्राउंड से नहीं बोल रहे होते, वो कोई एक पक्की जमीन पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे होते। पाकिस्तानी इस्लामोफोबिया के बारे में बहुत हल्ला करेंगे, उसके पीछे भी एक डील है कि हम बोलना बंद कर देंगे अगर तुम हमें इतने पैसे दे दो, ठीक है। पाकिस्तान कुछ भी बवेला करेगा, कुछ भी करेगा, उसके पीछे भी ये है कि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब फ्रांस का आप देखिए, मोहम्मद साहब के जो कार्टून्स का था, वो अचानक मामला, हमने अपनी एक शो में आपके डिस्कस भी करा था, अचानक वो चीज गायब हो गई, राइट। अचानक वो चीज जो लबैक वाले कर रहे थे, इतनी लाशें गिरी लाहौर में, यतीम खाना चौक में, वो अचानक मामला खत्म हो गया। क्या हुआ? फ्रांस ने क्या अपोलोजाइज कर लिया, फ्रांस ने माफी मांग ली, अपना सफीर वापस ले लिया फ्रांस ने। ऐसा तो फ्रांस ने कुछ नहीं करा। क्या फ्रांस ने गारंटी दी कि चलो हम ये सब नहीं कर रहे, लेकिन आगे से हम आपको जबान देते हैं, कसम खाते हैं कि आगे से ऐसा गुस्ताखाना कोई चीज हरकत नहीं होगी फ्रांस से? क्या वो अश्योरेंस दिया? ऐसा भी नहीं दिया। ये लोग चुपचाप हो गए। ये हर चीज पाकिस्तानी करते हैं, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है वो करती है डील हो जाए हमारी किसी तरीके से ना। एक हमारा जिसको कहते हैं ना कि एक पत्ता चल जाए, हमारा एक जोकर चल जाए, हो सकता है कुछ मिल जाए इससे। तो पूरा का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट जब ऐसे होगा तो क्रेडिबिलिटी गिरेगी सर। तो मुझे नहीं लगता, जो आपका सवाल का जवाब यही है सर, कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर इनको मिल रहा है, अगर इनको कुछ, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, अगर कुछ प्राप्त हो रहा है, तो फट से पकड़ लेंगे, फिर ये डील कर लेंगे। देखिए, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, और पाकिस्तानी राइटर्स ही लिख रहे हैं, कि हम अरसा दराज से पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट के फैक्शंस हैं, इवन आर्मी के अंदर के जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए कभी मीडिया के आइकॉनिक नेम्स को यूज़ करते हैं, कभी जुडिशरी को यूज़ करते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूज़ करते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एकदम से जुडिशरी हुई और मीडिया हुआ, और उनके ख़िलाफ़ तहरीक चली। वो इफ्तिखार चौधरी उस वक्त हुआ करते थे, और मुशर्रफ टॉपल डाउन हो गए। ये वही मुशर्रफ थे जिनके पहले जुडिशरी भी हामी थी और मीडिया भी हामी था। वही मीडिया के लोग, वही अहमद मीर जो उनके हक में थे, वो ख़िलाफ़ हो गए। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो नया एकदम से वबाल आया है, ये एक्सीडेंटल कुछ चीज़ें फूटी हैं। जैसे असद अली तूर को मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन उनसे एक बार बात की, उनको फॉलो करता हूँ ट्विटर पर, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बड़े ही ट्रू जर्नलिस्ट हैं। मगर हामिद मीर एक बेबाक आदमी है, मगर एक बहुत ही बड़े स्टेक होल्डर भी हैं। वो कोई ऐसे नहीं है मामूली आदमी। तो लगता है कि क्या कोई एक नई फाइट हो रही है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये असल में एक कोई नई फाइट है विद एन एस्टेब्लिशमेंट की, जो ये कुछ नाम अब इसमें यूज़ हो रहे हैं। आपको भी वहाँ भारत में बैठ के ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है ही है, महसूस नहीं हो रहा, ये है पक्का। जो आपने बोला, ये हिट द नेल ऑन द हेड सर। बात ये है कि जनरल फैज और जनरल बाजवा की बनती नहीं है, पहली चीज, राइट सर। अब एक जनरल फैज का लंगड़ा घोड़ा है सर, उसका नाम है इमरान खान नियाजी। जनरल फैज चाहता है कि इमरान खान नियाजी चले, जनरल बाजवा कहता है कि यार ये आदमी सरदर्द है, इसको हटाओ। पहली चीज है। दूसरी चीज, मैं बार बार ये बात कहता हूं, पाकिस्तानी कहते नहीं मेजर साहब अब बड़ा इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। अलग तरीके से नहीं ले रहा, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। मैं रोज बैठ के सर 1-2 घंटा पाकिस्तान की खबरें पढ़ता हूं, उनके वीडियोस देखता हूं, और आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड। सच बात यह है कि जब से जनरल बाजवा का एक्सटेंशन हुआ है सर, एक चुटकी बजा के मौलाना फजलुर रहमान के पास 10 लाख लोग कहां से आ जाते हैं? ये फंडिंग कहां से आती है मौलाना फजलुर रहमान? ये ठीक है, इंडिया देती रॉ, ये तो यही इंडिया रॉ करते रहते हैं, वो आसान है कहना। पर अगर इंडिया पैसा देती है मौलाना फजलुर रहमान को, क्यों देती है? उससे क्या होता है? पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लिया मौलाना फजलुर रहमान ने? ये सर आपस में, ये मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग हैं सर, ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी था पहले, राइट। अब इशू ये है कि ये लोग हथियार हैं कुछ डीप स्टेट के, कुछ एसेट्स के सर। जब मन चाहता है वो एक्टिवेट कर देते हैं इनको। और यही काम तो इमरान खान ने भी करा था। जो फजलुर रहमान करता है, इमरान खान यही तो काम करता था सर। जब तहरीक इंसाफ शुरू हुई, 21-22 साल उसका स्ट्रगल रहा, नो डाउट। बट बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, नवाज शरीफ के क्या, वो जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, पूरा रेड जोन के बीच में कंटेनर लगा के सामने से वो डीजे बट था। बाद में उसकी पिटाई विटाई भी कर दी ये तहरीक इंसाफ वालों ने। डीजे बट ये सब क्या था सर? डीजे वो तो ही वाज इंग्लिश स्पीकिंग मौलाना फजलुर रहमान।
इमरान खान इज नथिंग बट इंग्लिश स्पीकिंग मौलाना फजल रहमान, और कुछ नहीं है उसमें फर्क। वो यही काम कर रहा था एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एस्टैब्लिशमेंट को कुछ इदारों के लिए। इमरान खान जो फैक्शन है वो आगे आ गया। कल अगर मौलाना फजल रहमान का फैक्शन ऊपर हो जाएगा, मौलाना फजल रहमान को उठा के कुछ बना देंगे। तो यही सर, ये इसमें कुछ है नहीं है इनका, दे आर जस्ट डूइंग इट। ये सब का सब कोई ना कोई किसी के प्यादे फिट कर रखे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि नया बवाल को शुरू हुआ है पाकिस्तान में, बात ये सर कि ये 2-3 चीजें हो रही हैं जिसके बैकग्राउंड में ये सब हो रहा है। पहली चीज ये है कि चीन ने पैसे देने से मना कर दिया। चीन ने बोला साहब ना ग्रांट मिलेगा ना एड मिलेगी, और अब तो हम लोन भी नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है। अब इनके पास तनख्वाहें देने के पैसे हैं नहीं, कुछ महीने के बाद इनका ये खत्म होने वाला है। अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान को मिनिमम जो चाहिए सर, मिनिमम कम से कम $25 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। ये मिनिमम कह रहा हूं, चाहिए उनको ज्यादा, पर जिसको कहते हैं ना नाक को पानी के ऊपर रखने के लिए उनको $25 बिलियन चाहिए, जो लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं, तर्जियाकार कहते हैं। ये पैसे कहां से आएंगे? तीसरी चीज सर, तीसरी चीज, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, वहां से अफगान ठोक रहे हैं सर रोज, बलूचिस्तान के एरिया से, और आपके जो आपका फॉर्मर फाटा है, खैबर पख्तूनख्वा कह लीजिए, उस एरिया से, राइट। तो इन्होंने ये वाला बॉर्डर तो अपना ईस्टर्न बॉर्डर ये तो ठंडा कर लिया इंडिया के साथ सीज फायर करके। वेस्टर्न बॉर्डर इनका सुपर हीट हो गया, ठीक है। उसमें और भी ताकतें थी, अमेरिका, जो कुछ होगा XYZ, लेकिन वो काम हो गया। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए सर, पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से आज की तारीख में सर, ईरान जिसके साथ ये पिक्चरें बना रहे थे और जिससे रेलवे लाइन कर रहे थे, ईरान से नहीं बनती सर इनकी चाइना से बिगड़ गई है, क्योंकि चाइना ने साफ पैसा देने से मना कर दिया है। ये कुछ भी बोले हमारा भाई है, ये कोई भाई नहीं इनका, ठीक है ना। इनकी अमेरिका से नहीं बन रही सर, अमेरिका इनको धमकियां दे रहा है। इनको अफगानिस्तान में तालिबान इनको धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने अमेरिकन को भेज दिया हम तुम्हें ठोक देंगे। इनसे सऊदी अरेबिया वाले खुश नहीं है सर, इनसे कतर वाले खुश नहीं है, ठीक है, इनसे ओमान खुश नहीं है, इनसे पूरा UAE खुश नहीं है। पाकिस्तान, और ऊपर से पाकिस्तान की बुरी किस्मत है कि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिला है सर, वो पीर साहब जो है अपने कुरैशी साहब की आदत है सर, कहीं कहीं पे हवाई फायर करते रहते हैं सर। वजीर हवाबाजी सर, कभी कुछ उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो चुप रह जाए ना सर, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ चुप रह जाएं, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का बहुत भला हो जाए सर। अगर वो बोलेंगे ठीक, मैं हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ड है सर मौन व्रत। मौन व्रत यानी कि एक चुप्पी का होता है, जैसे समझिए हम व्रत, जैसे आपका रोजा होता है सर, हम लोग व्रत रखते हैं, मौन व्रत हो, आप एक रोजा रखें जिसमें आप खाना वाना सब खाएं, लेकिन आप चुप रहें सर। 7 दिन तक आप अपने मुंह से कुछ ना बोलें, बस चुप रहें आप। सबसे बड़ा मुश्किल रोजा है। हाँ, सबसे अगर आप चुप रहें, इसमें बेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि शेख रशीद नंबर 1, दूसरे पीर साहब अपने कुरैशी साहब वो, और दूसरी चौधरी फवाद, ये 2-3 लोग अगर चुप रह जाए ना सर, और इमरान खान तो खैर सबसे बड़ा है हीरो इनका, ये अगर 3-4-5 लोग चुप हो जाएं तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काफी है। और सिर्फ उनको चुप रहना है सर, 1 महीना कसम खा लें कि हमने कुछ नहीं बोलना, हम चुप रहेंगे, अपने घरों में लॉक रहो कि कोरोना का लॉकडाउन है, मुल्क भी अच्छा हो जाएगा इनका और इनकी सफारत भी अच्छी हो जाएगी सर। आप तो बहुत ही मुफ्त मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लेके वो जो की मिनिस्टर्स हैं कि भाई आप सिर्फ चुप का रोज़ा रख लें तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा, मगर उन्होंने कभी भी आज तक कोई अच्छा मशवरा तो माना नहीं। आप ही के दोस्त हैं, मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, जो आपके साथ नोक झोंक भी करते रहते हैं, मिस्टर फवाद हुसैन, वो चौधरी फवाद हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में असल जो इस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस हुई है वो हमने कोरोना के ख़िलाफ़ एक सक्सेसफुल फाइट की। हालांकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है कोई भी देश क्लेम ही नहीं कर सकता। आज हमारे ओंटारियो में केसेस कम हो रहे हैं और ओंटारियो में खबर आ गई है कि 4th वेव भी आ सकती है, एक नया वेरिएंट सामने आ गया है। कोई देश क्लेम ही नहीं कर सकता कि हमने इस पर काबू पा लिया। यू नेवर नो कि किस वक्त इसका वेरिएंट आ जाएगा, मगर वो उसको जश्न मना रहे हैं और वो कहते हैं कि मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। इमरान खान से भी पूछा इस रीसेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्राइसिस पे, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा हमारा मुल्क का जो प्रेस है उसको जो छूट और आज़ादियां हैं वो यूरोप से भी ज़्यादा हैं। आप कैसे लेते हैं इनकी इन स्टेटमेंट्स को? ताहिर साहब, आपने ये देखा था कुछ समय पहले, एक साल पहले इमरान खान ने 1.5 साल पहले क्या बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकल गया सर समुद्र में, कराची के आगे, है ना सर। कभी गैस निकल जाती है, कभी तेल निकल जाता है सर, कभी एक इनका साइंटिस्ट ये बोलता है कि मेरे पास ऐसे जिन है उससे इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है। आपको पता होगा पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, मैं नाम आपको ढूंढ के देता हूँ सर। उस बंदे ने ये बोल दिया कि मेरे पास जिन है सर, वो चिराग वाला जिन है, उससे बिजली पैदा कर दूंगा। तो सर ये पाकिस्तान में कौम को ना ये कुछ ना कुछ ऐसे चूरन खिलाते रहते हैं सर, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि हमने कोरोना पे वो कर लिया। आधी कौम ये कहती है कि कोरोना कुछ होता ही नहीं है, आधी कौम कहती है कि अगर वैक्सीन डाल देंगे
तो फिर हम लोग को वो हमारा दिमाग कंट्रोल कर लेगी अमेरिका। तो इन्होंने ऐसा बना के रखा है सबको, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जहां तक इजहार राय की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है पाकिस्तान में, इट इज देयर फॉर ऑल टू सी। पाकिस्तान सर हैज लॉस्ट ओवर 200 जर्नलिस्ट इन द पास्ट आई थिंक 25 odd years सर। 25 साल में इनके 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट का मर्डर हो चुका है सर, ये कत्ल कर चुके हैं जर्नलिस्ट को। तो और ये सब करवाती है फौज, इनकी ISI करवाती है। बाकी किसी को क्या लेना देना है सर, बाकी किसी को क्या लेना देना वहां पे जर्नलिस्ट को। आदि वहां पे लोग पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं है, तो किसको क्या पता लग रहा है। टीवी अभी अभी आई है सर, 15-20 साल हो गए टीवी को आए हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर कि ये एक स्टेट का हैवी हैंडेडनेस जो है, राइट, कि हम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा मैं बताता हूँ कारण क्या है। पाकिस्तान में जैसे इंडिया में लैंड सीलिंग एक्ट है, जो जमींदारी प्रथा है वो हमने खत्म कर दी, ठीक है। इंडिया में वो चीज नहीं है किसी के पास कि मेरे पास हजारों एकड़ जमीन है, ये चौधरी है, ये कमी है, ये हारी है। ये सब सिस्टम इंडिया में खत्म हो गया है ना। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है वो फ्यूडल माइंडसेट जो पाकिस्तान में है कि मैं वडेरा हूं, मैं चौधरी हूं, तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। वो अच्छा, एवरीबडी इन पाकिस्तान एक्चुअली एस्पायर्स टू बी अ वडेरा। जो जर्नल है सर अशफाक परवेज कियानी, ही बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली। उसके फादर NCO थे सर आर्मी में ना, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। उनके ही वाज एट अ जूनियर लेवल इन द आर्मी। अशफाक परवेज कियानी करोड़पति बन गया। कैसे बन गया करोड़पति? आर्मी चीफ बनते, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तानियों का ये नहीं है कि हमें चांद पे जाना है, हमें मरीख पे जाना है, मार्स पे हमें ये करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों का CEO बनना है। नहीं, हर एक पाकिस्तान ज्यादातर पाकिस्तानियों के दिल में यह है कि मैंने बड़ा बन के ना चौधरी बनना है, मैंने वडेरा बनना है। 4-5 पजेरो होंगी, 10-15 बॉडीगार्ड होंगे मेरे, मैंने वही काला अपना मैंने वो सूट पहना सलवार का, ठीक है, और मैंने सरसों का तेल बालों में लगाना है, और बस मैंने आगे चलना, अपनी पजेरों से निकल के मैंने गुंडागर्दी करनी है, पैसे हैं, मेरी जमीन है। वो माइंडसेट जो है सर, वो मौला जट टाइप का सर माइंडसेट, दैट इज वेरी स्ट्रांगली एनग्रेन्ड इवन इन देयर आर्मी। इट इज स्टिल अ वेरी वेरी फ्यूडल आर्मी सर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ ताहिर साहब, मुझे ये नहीं पता कि आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। पाकिस्तानी ऑफिसर्स डोंट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप देखिएगा पाकिस्तान में ऑफिसर्स की कैजुअलिटी बहुत कम है। हाँ, कुछ यंग ऑफिसर्स, ऐसी बात नहीं, यंग ऑफिसर्स की मौतें हुई हैं पाकिस्तान में, नो डाउट, मैं मना नहीं करूंगा, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में बॉर्डर में हुई हैं। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी पोस्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर। हमारे साथ, हमारे हर एक पोस्ट पे आपको ऑफिसर मिलेगा। हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में पाकिस्तानी पोस्ट में ऑफिसर पीछे रहता है सर, वो कभी कभी आता है, दे डोंट कम इन फ्रंट। ऐसा नहीं कि उनके ऑफिसर बहादुर नहीं है या कामचोर हैं, ऐसी बात नहीं है, वडेरे हैं सर। हमारा काम थोड़ना है, हमारा काम नहीं, हम ये सब काम नहीं करते। हमें चाहिए 8-10 लोग अपने को पैर दबा रहा है, वो खाने खूने आ रहे हैं। दे आर यूज्ड टू दैट लेविश माइंडसेट, वो है सर। ये वडेरा माइंडसेट है जिसने पाकिस्तान को डुबा रखा है कि तुम कुछ नहीं और हम सब कुछ हैं। आप ठीक कह रहे हैं, और ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, और इस वक्त बहुत दुनिया के सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये बहस छिड़ी हुई है कि जर्नलिस्टों को घर में। गाइस, ये वीडियो थी जिसमें ये बात कर रहे थे अबाउट पाकिस्तान, जो आजकल आपको पता ही है, हामिद बीर को जो है वो इन्होंने निकाल दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो सारे जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान परेशान बैठे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली उन लोगों ने करना क्या है। क्योंकि अभी जिस तरह से ये लोग अभी इन लोगों का सुनने को आ रहा है कि इन लोगों ने जो है वो अभी कुछ ही टाइम में कभी भी पता चल सकता है कि मीडिया के ऊपर जो है वो ये रूल्स लागू हो गए हैं। क्योंकि आप जानते ही हो कि पाकिस्तान आजकल सब लोग ही बहुत ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया पर हर जगह पर निकल कर बाहर आ रहे हैं और सब आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसी को ही अकॉर्डिंगली लोग जो है ना, अब ये लोग शायद सोच रहे हैं कि मामला गड़बड़ हो रहे हैं, तो इसलिए जो है इस सबको कंट्रोल करना चाहिए। तो जिसकी वजह से हामिद मीर ने भी कुछ कहा, जिससे जो है वो इन लोगों को लगा कि ये तो मामला बहुत ही बुरे हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही छूट हो गई है। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो है वो उनको हटा दिया। अब पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ रीज़न तो समझ आया नहीं है, बट एनालिसिस से तो यही लग रहा है, जैसे कि इन्होंने भी, मेजर साहब ने भी कहा, और भी बहुत सारे जो हमने डिबेट्स देखी हैं उसमें भी यही सुनने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर आवाज़ बंद कर दी जाए लोगों की, तो नॉर्थ कोरिया में जैसे हो रहा है, वो रोबोट बन गए हैं, वो जैसा बोलते हैं उनको वो लोग वैसे ही करते हैं। इवन तो वो लोग अपनी मर्ज़ी से कपड़े तक नहीं पहन सकते, मतलब सिर्फ ब्लैक पैंट के अलावा और कुछ नहीं पहन सकते। सोच लो कितनी उनके ऊपर पाबंदी है।
and we are lucky that we are from Pakistan and India, but right now feeling unlucky कि हम पाकिस्तान की जनरेशन में से हैं जो कि इस पाकिस्तान भी उसी नॉर्थ कोरिया की तरह बनने को जा रहा है, जहाँ पर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये लगाना नहीं है, वो नहीं लगाना। और अभी यूट्यूब पर भी ये है कि जैसे कि हम एड्स लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि एड्स पे आपको क्वेश्चंस किया जाता है, आपने एक मखसूस जगह पर एड्स चलाने हैं, आपकी वीडियो देखी जाए या फिर किसी और प्रोविंस में देखी जाए, सिंध पंजाब सरहद में, या फिर आपको पूरे पाकिस्तान में देखा जाए, या फिर आपको आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए, फिर स्पेसिफिक कंट्रीज़ की भी नाम होते हैं, ठीक है। तो अब वही मामला जो हैं अब यूट्यूब के साथ होंगे, लेकिन ये करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से ये होगा कि हम लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट मतलब कि उसका पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पे करने के बाद फिर हम लोगों को जाहिर सी बात है वो उनके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं लगानी जो उनके खिलाफ जाती हो, जैसे कि आजकल सब लोग ही कर रहे हैं सब। और हामिद मीर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। हामिद मीर कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत जाना माना इंसान नाम है, जो कि मैं आपको बताती भी रहती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि कोई आम आदमी नहीं है, काफ़ी फेमस आदमी है, काफ़ी अच्छी खासी उसकी मतलब नाम है, पाकिस्तान में स्पेशली बहुत नाम है। तो उनके साथ ऐसा हुआ तो सोचें कि अगर उनके साथ हो सकता है तो इट कैन बी हैपन विद एनीबडी, हर किसी के साथ हो सकता है। सो इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। चाइना में जैसे कि आपने देखा कि चाइना में भी एक मतलब 25 से 30 लाख के बीच में लोग उसके फॉलोअर्स हैं, और वही बंदा जो है आज वो जेल में 8 माह के लिए चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ लद्दाख का स्टेटमेंट। लद्दाख के स्टेटमेंट में उसने क्या कहा कि मैं जो है मतलब कि लद्दाख का स्टेटमेंट दिया जिससे जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट ने किया। अब इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, अब वही चीज़ आ जाती है कि पॉलिटिक्स जो है ना वो जो सियासत है उसको कंट्रोल करने की कोशिश में है। एंड रेमिट डेविस का जो बात की जा रही है, तो रेमिट जो का सीन जो था, मेजर साहब ने कहा कि ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग पैसों के लिए अपना दीन भी बेच देते हैं और सारी चीज़ें। रेमिट की बात की तो रेमिट का भी तो सिनेरियो कुछ ऐसा ही था, लेकिन रेमिट का जो था उससे जो बंदे मरे थे, तो उसके बाद ये केस चला गया था अदालत में और जो भी सिनेरियो था। लेकिन उसमें होता ये है इन पाकिस्तान स्पेशली, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो आपस में जो गरीब लोग, अगर गरीबों के जैसे बच्चे मर जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको जो है वो कन्विंस करते हैं, अगर पार्टी अच्छी है, उनके पास पैसा है, तो वो क्या करती है, जिससे मरा हो ना तो मुजरिम होता है उसकी अब हैवी पार्टी है, तो वो क्या करते हैं कि वो जाके उनसे अपोलोजाइज़ करते हैं, उनको पैसों की ऑफ़र करते हैं कि भाई वो तो मर गया तो मर गया, अब तुम लोग क्या उसकी वजह से खुद को जेलों में घूमते फिरोगे अदालतों में, तो तुम हमसे पैसे ले लो, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारो। तो इस तरह से होता है कि वो पैसे दे देते हैं, फिर वो पैसों की भी उनमें बात हो जाती है कि इतने पैसे देने, इतने पैसे नहीं देने, ठीक है। तो इस तरह से होके फिर वो अगर एग्री हो जाते हैं तो बात ख़त्म हो जाती है, वहीं पे स्टेटमेंट दे देते कि हमें इनके खिलाफ केस नहीं करना, हमने माफ़ कर दिया। तो अगर हम केस ख़त्म नहीं करना चाहते, या जैसे एक शाहरुख जतोई की कहानी थी, आपको याद होगा, अगर आपने जानते होंगे, तो वो वटेरे थे, मतलब वडेरे ने ही शाहरुख जतोई को जो है वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन शाहरुख मतलब वो जो लड़का था जिसको मारा था वो बहुत ही मासूम सा था, लेकिन उसकी फैमिली अच्छी खासी थी, तो उन लोगों के साथ इन लोगों ने काफ़ी करने की कोशिश की, यही मुकम्मका करने की कोशिश की। तो उसकी फैमिली नहीं एग्री हुई, उन्होंने कहा हमारे बेटे की मौत की जगह ना हमें उस लड़के की मौत चाहिए, हमें सिर्फ वो लड़का वैसे ही चाहिए जैसे हमारा बेटा इन लोगों ने हमें दिया, मतलब मरा हुआ बेटा दिया था अनफॉर्चुनेटली। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सब लोग सेम नहीं है, ऑल आर नॉट इक्वल, बट ये है कि पैसों पे वाकई में ही सही कह रहे हैं कि बात तो वही आ जाती है ना कि पैसों के लिए ये लोग बेच देते हैं। अच्छा, इसमें बात हुई
ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स पे जैसे कि चाइना पे ह्यूमन राइट्स बहुत इश्यूज़ हैं, वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स पर। जैसे वहाँ पे उधर के मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, और फिर यहाँ पर भी तो ज़ाहिर सी बात है यही चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं अब ये सबसे पहले तो उनसे उनकी ज़ुबान खींचने को तैयार हो गए हैं कि ज़ुबान बंद हो जाए, तो सबसे बड़ी अफसोस की बात यही है। तो ह्यूमन राइट्स के लिए सारी सी बातें लोग बात करेंगे। और ये मेजर साहब ने कहा कि रुक रुक कर बात नहीं करनी है, इनको कंटिन्यूसली बात करनी होगी। ये नहीं है कि इनको बेस चाहिए, यहाँ पर एयर बेस चाहिए तो इसलिए वो चुप कर जाएंगे, बोले नहीं तो तब भी बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स तो कम्स फर्स्ट एंड ये चीज़ तो, लेकिन आजकल आपको पता है कि लोग अपनी पॉलिटिक्स को ज़्यादा चमकाना चाहते हैं, अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, तो लोग किसी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट नहीं देते जब उनको लगे कि यार ये हमारे हक़ में सही होने जा रहा है। तो खैर नॉर्थ कोरियन, आपको पता है वहाँ की तो माहौल ही ऐसा हो रहा है। नॉर्थ कोरिया कोई आम मतलब उसको तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर किसी को कोई राइट नहीं है, और इवन दो वो तो एक लाश को उन्होंने अभी तक अपना पीएम सरबराह माना हुआ है और अभी तक उसको मानते हैं, और पता नहीं उनको शोकेस में रखा है। अगर आपने देखा हो कभी, शीशे के अंदर उसकी बॉडी रखी हुई है एंड ऐसे सजा के रखी हुई है। आप लोग देखिएगा अगर आप नहीं जानते। और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी ऐसी है कि वो आज भी, मतलब कभी सुना है कि कोई मरा हुआ इंसान किसी कंट्री का पीएम हो मौजूदा दौर में? नहीं ना, ऐसा है वहाँ पर है। लेकिन यहाँ के लोगों की ज़िंदगी अजाब है कि ना वो सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, ना इंटरनेट में, ना कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोगों की ज़िंदगी को बस ऐसे घुटा के रखती है। फ्रांस वाला इशू था, उसमें लब्बैक जो है उन लोगों ने बहुत ही गंद मारा कि उन लोगों ने क्या किया, लब्बैक ने अपनी सारी इश्यूज़ जो हैं वो मतलब सब लोगों को लेकर आ गए रोडों पर। जैसे मेजर साहब ने भी कहा कि सबको लेकर आ गए, मारा पीटा अपने लोगों को, और क्या हुआ बाद में इनमें मुक्का हो गया। तो ये बात सच है। इनकी शुरू ये आ जाते हैं इस्लाम के नाम पर और फिर वहाँ पर जाके लोगों को जज्बाती करके फिर हल्ला गुल्ला तमाशा लड़ाइयाँ करवा कर फिर बाद में खुद ही आपस में मुक्का कर लेते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये वो वाला सिस्टम हो जाता है। तो इन लोगों की वजह से ही हमारी कंट्री जो है वो आज नुकसान में जा रही है। डीजे भट्ट की बात करें, डीजे भट्ट जो है वो उसकी तो बड़ी पिटाई हुई थी, जेल में भी गया था। और वैसे तो उसकी जब इमरान खान का जलसा हुआ था तो उसमें उसने उसका बहुत बड़ा रोल था, उसने म्यूज़िक वगैरह बहुत अच्छा चलाया था। लेकिन मेरे ख्याल से गाना भी इसी ने गाया था, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे पीटीआई रे पीटीआई। एनीवेज ये सॉन्ग भी आया था। तो ओवरऑल डीजे भट्ट के साथ तो खैर बहुत जुल्म हुआ था उसका बड़ा मीम्स भी बने थे, काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। तो पाकिस्तान के रिलेशनशिप कहते हैं कि बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। तो नो डाउट पाकिस्तान के रिलेशनशिप सबके साथ ही ख़राब है यार। कौन नहीं चाहता कि उनकी कंट्री डेवलप करे, उनकी कंट्री जो है उसका नाम अच्छा हो, लेकिन करने भी तो करे भी तो सही ना। कोई हर कोई अपना फ़ायदा उठाता है, कोई रिलेशनशिप बनाने को बेहतर बनाने को नहीं सोचता। हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, लेकिन कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू ऑल नोटिफिकेशन, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।